गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वीट का लेक्चर 2। क्योंकि हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। पहले लेक्चर में हमने उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिली क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, उसकी स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बारे में जाना था कि हेक्साप्लाइड कौन है, टेट्राप्लाइड कौन है, डिप्लाइड कौन है। और हमने उसका ऑरिजिन जाना था कि उसका विकास कैसे हुआ, हमारे यहाँ गेहूँ आया तो आया कैसे, हम कब से खाने लगे गेहूँ, कैसे आ गया हमारे यहाँ गेहूँ। तो इसके बारे में हमने जाना था पहले लेक्चर में। आज हम लेक्चर दूसरा स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर पहले लेक्चर से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो आप हमारे इसी लेक्चर में बने रहिए। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, आप बने रहिएगा और पढ़ना शुरू करते हैं। आज बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा लेकिन सीखेंगे बहुत कुछ, ठीक है। चलते हैं, हंसते हंसते हंसाते पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमारा कौन सा लेक्चर है, वीट। वीट का रिमेनिंग पार्ट दूसरा चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें। उसमें जो अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमने उसकी ओरिजिन पढ़ लिया था, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, विकास हुआ वीट का। तो अब हमारी रूट आती है वीट में। क्या आती है, रूट आती है। रूट के बारे में जानेंगे कि उसमें रूट कैसी होती है वीट में। रूट हमारी जितनी भी सीरियल्स होती हैं, ऑल सीरियल्स, ऑल सीरियल्स, जितनी भी सीरियल्स होती हैं सब में क्या होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। कैसा, फाइब्रस, फाइब्रस रूट सिस्टम। जितनी भी हमारी सीरियल होती हैं सब में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हमारे वीट में ये प्राइमरी सूट निकलने के बाद सेकेंडरी सूट निकलती हैं, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। सीआरआई स्टेज पे निकलती है, जिसको शिखर जड़ बोलते हैं। तो उसको कितने दिन में निकलती है, 21 दिन में। तो यह जो हमारी सीआरआई स्टेज है 21 दिन में निकलती है। यह पानी के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इस अवस्था में हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस अवस्था में हम सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारे जो गेहूँ की यील्ड है बहुत ज़्यादा लॉस होगा उसमें। हमें नॉर्मली देखने को तो नहीं मिलेगा, या तो हमारी फसल सूख जाएगी या फिर हमारी उस फसल में टिलरिंग नहीं होगी। टिलरिंग इन द सेंस हमारे एक बीज के सीड से बहुत सारे प्लांट निकलना, उसको टिलरिंग बोलते हैं। जैसे हमारे ये हमने वीट डाल दिया तो इससे खूब सारा ऐसे ऐसे प्लांट निकलते हैं, उसी से टिलरिंग, उसी में दाने बालियां लगती हैं। तो वो टिलरिंग हमारी सही से नहीं होगी, इसीलिए हमें 21 दिन पे सिंचाई करना बहुत जरूरी है। तो कौन सी, 21 दिन में। रूट कैसी होती है इसमें, क्राउन रूट होती है। क्राउन रूट, क्राउन रूट होती है इसमें। कैसी रूट, क्राउन रूट होती है इसमें। इतना याद रखिए। कितने दिन बाद निकलती है, 21 डेज, डेज आफ्टर सोइंग। कितने दिन बाद निकलती है, 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद निकलती है। कौन सी, हमारी क्राउन रूट, जिसको शिखर जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर जड़, शिखर जड़, शिखर जड़ बोलते हैं, शिखर जड़ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, हमारा स्टेम। स्टेम कैसा होता है वीट का, वीट का स्टेम कैसा होता है हमारा। स्टेम के बारे में जान लेते हैं। स्टेम, हमारे वीट का स्टेम होता है, नोड एंड इंटर नोड में डिवाइड होता है। कैसे में, नोड एंड इंटर नोड। हमारे वीट का स्टेम, गेहूं का स्टेम कैसा होता है, नोड एंड इंटर नोड होता है। कैसे, जैसे कि हमारा ये वीट का प्लांट जा रहा है ऐसे, तो हमारा जब वीट का प्लांट ऊपर जाता है तो इसमें नोड होती है, ये जिस इसको बोलते हैं नोड, ये हमारी नोड है, ये हमारी नोड है। और ये जो जैसे गन्ना, गन्ना होता है, गन्ना, उसमें भी नोड एंड इंटर नोड सिस्टम होता है। ये जो हमारा हिस्सा है इसको बोलते हैं इंटर नोड, इंटर नोड, ये हमारा इंटर नोड। और यहाँ पे जो होता है ये जितना भी है, ये जितना भी है, ये सब होता है नोड, नोड। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानते चलते हैं। तो ये हमारा हो गया नोड, और ये जो उतना इतना पूरा गन्ने में होता है, हमें इंटर नोड ही बहुत जरूरी होती है गन्ने में। इसीलिए हम जिब्रेलिक एसिड का यूज करके हम जो इसकी इंटर नोड होती है गन्ने की, उसका साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने से हमारा शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी ईल्ड ज़्यादा होती है। वो शुगर केन में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमारा वीट में क्या क्या हो गया, स्टेम होता ही, नोड एंड इंटर नोड पाई जाती है। फिर इसके बाद हमारी चलती है क्या, लीफ। लीफ के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जानते हैं। लीफ, इसमें पाई जाती है फ्लैग लीफ। कैसी, फ्लैग लीफ, फ्लैग,
फ्लैग लीफ सिस्टम पाया जाता है इसमें, फ्लैग लीफ, फ्लैग लीफ पाई जाती है गेहूं में। फ्लैग लीफ क्या है, देखो जैसे कि यहाँ से हमारी लीफ निकली, लीफ निकली, ये यही मान लो ये स्टेम है हमारा गेहूं का, ठीक है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, ठीक है, ये हमारा नोड है। अब लीफ क्या है कि इससे लीफ ऐसे हमारी गेहूं की ऐसी होती है, लीफ ऐसी निकली रहती है, ऐसी निकली रहती है ना। आपने देखा होगा जब गेहूं के बीज खेत में जाओगे तो ऐसी फैली रहती है गेहूं की लीफ, ऐसी निकली रहती है ना, ये होती है फ्लैग लीफ। ये जो फ्लैग लीफ होती है इससे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है फ्लैग लीफ से, क्या होता है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किससे होता है, फ्लैग लीफ से, गेहूं में फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यही फ्लैग लीफ करती है। फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट तक करती है, तो 56%। फ्लैग लीफ में 56% फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद हम मार्कर, यार बहुत खराब है सबके सब मार्कर। इसके बाद फ्लैग लीफ के बाद हम बात करते हैं सोइल की, सोइल की, सोइल हमारी इसमें सोइल जो होती है नॉर्मली सोइल होती है हमारी, क्या बोलते हैं इसको, लोमी सोइल। कैसी सोइल, लोमी सोइल होती है, लोमी सोइल, लोमी सोइल। इसमें हमारी सोइल कैसी होती है, लोमी सोइल होती है। लेकिन हमारी यूपी में पाई जाती है कौन सी, एलुवियल सोइल। यूपी में हमारी ज़्यादातर एलुवियल सोइल है, एलुवियल सोइल है। एलुवियल सोइल भी वीट के लिए बहुत अच्छी सोइल मानी जाती है, ठीक है, एलुवियल सोइल। और हमारे जो गेहूं की पैदावार अच्छी होती है वो होती है हमारी लोमी सोइल में। समझ में आ रहा है, थोड़ी स्पीड में चलेंगे आज क्योंकि जल्दी जल्दी लेक्चर कवर करना है, लेक्चर बड़ा है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट कैसा है, इसको कैसी क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, तो इसको क्लाइमेट की जरूरत, क्योंकि ये रबी की फसल है, किसकी, रबी सीजन की, रबी सीजन की, रबी सीजन की ये फसल है, रबी सीजन की फसल है। तो इसके टाइम पे कैसा क्लाइमेट होगा, इसके टाइम पे क्लाइमेट होगा कूल एंड ड्राई, कूल एंड ड्राई की इसको रिक्वायरमेंट होती है रबी सीजन में, ठीक है, कूल एंड ड्राई इसका क्लाइमेट होता है, कूल एंड ड्राई, ठीक है, ठंडा और सूखा मौसम इसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर चाहिए नॉर्मल, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जर्मिनेशन के लिए, जब ये जर्मिनेट करता है, कि जैसे कि हमने सोइंग कर दी, बोआई कर दी गेहूं की, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए, जमने के लिए कितना टेम्परेचर की जरूरत होगी, तो वो होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टाइम होता है टिलरिंग, टिलरिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक सीड से बहुत सारे टिलर निकालना, उसको टिलरिंग बोलते हैं। तो टिलरिंग के लिए कितने चाहिए, टिलरिंग, टिलरिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन नॉर्मली ऑप्शन आता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको 23 लगाना है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ये नहीं है कि अगर आप गेहूं की खेती करना शुरू कर रहे हैं तो आप गेहूं को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराइए। एक नॉर्मल बात होती है कि इस पे अच्छा प्रोडक्शन आता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो टेम्परेचर फील्ड में जाके तो अपन मेंटेन कर नहीं सकते। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतने में बहुत अच्छा प्रोडक्शन, अगर इतना टेम्परेचर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा यील्ड होगी, इसलिए बात करें। टिल्डिंग के बाद हमारा आता है ग्रैंड फिलिंग। ग्रैंड फिलिंग मतलब कि उसमें कि दाने बनने लगे, तब टेम्परेचर की बात अलग होती है। ग्रैंड फिलिंग, ग्रैंड फिलिंग के टाइम पे टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 16 से 20। ग्रैंड फिलिंग के लिए कितना, 16 से 20, तुम 16 से 20। ग्रैंड फिलिंग के लिए कितना टेम्परेचर, ग्रैंड फिलिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए 16 से 20, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हमें टेम्परेचर ग्रैंड फिलिंग के लिए चाहिए। फॉन्ट साइज सही है दोस्त, तुम लोगों को दिख रहा है दूर से, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, इतना हो गया टेम्परेचर तक, जल्दी जल्दी निपटाना है, लेक्चर बड़ा है, और जितना स्पीड से चलें सही है। बीच बीच में मजाक भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सोने लगेंगे लोग। टेम्परेचर हो गया था, अब हम टेम्परेचर के बाद हमने टेम्परेचर जान लिया कि गेहूं का टेम्परेचर कितना चाहिए, तो हम जानेंगे उसको कैसे तैयार करना है, बीज से या कैसे तैयार करेंगे।
सीड बेड, सीड बेड, इसी को बीज सहिया बोलते हैं। सीड बेड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हमें पहली एक ये नॉर्मल जुताई कैसी करनी है, उस करने एमवी प्लाउ से। एक जुताई कैसी करनी है, एक जुताई, एक जुताई हम करेंगे मिट्टी पलट हल से। किससे, मिट्टी पलट हल से, एमवी प्लाउ से, एमवी प्लाउ, मिट्टी पलट हल से हम एक जुताई करेंगे। और दो जुताई हम करेंगे कल्टीवेटर से, दो से तीन जुताई, जुताई नॉर्मली दो जुताई करते हैं, 2 से 3 जुताई काहे से करते हैं, कल्टीवेटर से जुताई। किससे, कल्टीवेटर से। प्लाइंग, ठीक है, कल्टीवेटर। टू प्लाइंग किससे करते हैं, कल्टीवेटर से, कल्टीवेटर से करते हैं, ठीक है। दो जुताई, जिससे कि हमारी जो बीज सैया है सीड बोने के लिए, बुआई करने के लिए, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद हम गेहूं की बुआई कर देते हैं। अब हम इसकी सोइंग मेथड जान लेते हैं। अब हमने बीज सैया तैयार कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, हमने उसकी रूट जान ली, उसका स्टेम के बारे में जान लिया, लीफ जान लिया। फिर उसके बाद हमने उसके बारे में जाना कि कैसे वो उसकी टेम्परेचर कितना चाहिए। अब हम ये भी जानेंगे कि उसका जो सोइंग मेथड है, कैसे कैसे हम बो सकते हैं, सोइंग मेथड, बुआई के तरीके, सोइंग मेथड, सोइंग मेथड, सोइंग मेथड, बुआई के तरीके। तो सोइंग मेथड में सबसे पहला हमारा मेथड आता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसको नॉर्मल गांव में या कहीं पे भी यूज करते हैं, नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड बहुत ही पुराना है और बहुत ही आसान मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग, छिटकुआं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड कौन है, इसको बोलते हैं छिटकुआं विधि। क्या बोलते हैं, छिटकुआं विधि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में हम कैसे करते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में। कैसे, क्रिस क्रॉस मैनर में बुआई करते हैं, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस मैनर में बुआई करते हैं, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैनर में या मेथड में हम बुआई करते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में, ठीक है। कैसे करते हैं, क्रिस क्रॉस करके दिखाओ तुम लोग, तुम भी कैसे करोगे। ऐसे नहीं किया जाता है क्रिस क्रॉस, तो देखो मैं बता रहा हूँ। क्रिस क्रॉस में हम जैसे गेहूं के फील्ड में गए, हमें बुआई करनी है छिटकुआं विधि से। तो क्रिस क्रॉस मेथड है, ऐसे फेंका फिर ऐसे, ऐसे करो, तुम भी करो, तुम भी करो सब लोग। ऐसे डाला फिर ऐसे डाला, ऐसे ऐसे सीड डाला, क्रिस क्रॉस मेथड में। यहाँ से अंदर से यूं फिर बाहर से यूं, ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको। तो इस विधि से बुआई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। दूसरा है हमारा, क्रिस क्रॉस मेथड से हमने कर लिया, छिटकुआं विधि से। आप करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग बीट में ज़्यादातर नॉर्मल नहीं करते हैं, रिसर्च के लिए कर लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग भी उसमें राइस में करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग भी, ट्रांसप्लांटिंग के बाद होता है डिबलर। एक हमारा डिबलर होता है, डिबलिंग मेथड, डिबलिंग, डिबलिंग मेथड, डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ ये हमारा रिसर्च के लिए यूज होता है। इसमें डिबलिंग मेथड में हमारा सीड रेट भी कम लगता है और इसमें एक रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन होती है। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें पूछ लिया जाता है कि डिबलर में दो खूंटियों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी, दो खूंटियों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर। किसमें, डिबलर में, डिबलर, डिबलर में दो खूंटियों के बीच की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है दो खूंटियों के बीच की दूरी। अब हम किससे करते हैं, सीड कम, जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल, सीड कम फर्टी ड्रिल या फिर सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला है हमारे टाइम पे, इस टाइम पे मेथड कौन सा, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल मेथड। ये जो है अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा सीड ड्रिल, क्योंकि अब गाँव में हो चाहे जहाँ पे हो ट्रैक्टर हो गया है, तो हम सीड ड्रिल मेथड का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। हम सीड ड्रिल में अपना सीड डाल देते हैं, उसके साथ अब इस टाइम पे सीड कम फर्टी ड्रिल का यूज हो रहा है, जिसमें हम अपना बीज प्लस उसका जो डीएपी होती है उर्वरक, वो भी साथ में मिला देते हैं, जिससे एक साथ हमारा बुआई हो जाती है। तो
तो इतना जानने के बाद हम आगे नेक्स्ट जानेंगे कि हम जानेंगे सोइंग। सोइंग का इसमें टाइम क्या है, सोइंग टाइम। सोइंग मेथड हो गया, इसके बाद सोइंग टाइम। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम, सोइंग टाइम है इसका फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, जिसको 1 से 15 नवंबर तक करते हैं। ठीक है, 1 से 15 नवंबर तक हम इसकी बुआई कर देते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका जो क्या है सीड रेट क्या है, सीड रेट के बारे में जान लेते हैं, डिफरेंट टाइप की सीड रेट। अक्टूबर में भी अपन अगेती जो बुआई करते हैं ये 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भी करते हैं, वो अगेती हो जाएगी, लेकिन हमें नॉर्मल नवंबर से करनी है, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। ठीक है, वो नॉर्मल बुआई है। टाइमिंग आपको मुझसे ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन ये मैं जो आपको बता रहा हूँ एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई जो खेती करते हैं तो उनको मुझसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मालूम होगा। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, भले ही ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस होता है। एक होती एक्सपीरियंस की बात, एक होती किताबी नॉलेज। तो एक्सपीरियंस जो होता है हमेशा 100% से भी ज़्यादा होता है, और किताबी नॉलेज जितना तुम पढ़ोगे जानोगे उतना तुम्हें पता है, तुमने फील्ड में ज़्यादा नहीं नॉलेज गेन किया है। कि एक्सपेरिमेंट एक एक जो होता है जो उसके करने से अभ्यास होता है, अभ्यास जो होता है वो सबसे बड़ी कुंजी होती है। उसके बारे में किसी दिन आप लाइव आएंगे तब बात करेंगे, कोई बाहर की फालतू। अभी हम पढ़ाई से बात रिलेटेड बात करेंगे। तो क्या है सीड रेट, सीड रेट, सीड रेट क्या है, हम सीड रेट रखते हैं नॉर्मल बुआई के लिए। कैसी, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल, नॉर्मल में हमारा सीड रेट कितना लगता है, बीज बीज दर। सीड रेट को क्या बोलते हैं, बीज दर बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मल में हमारी 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कितना, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फिर इसके बाद हमारी होती है लेट बुआई। अगर हमने लेट कर दी, हमारा जैसे गेहूं बोना था नवंबर में, हम दिसंबर में बो रहे, तो लेट सोइंग के लिए, देरी से बुआई करने के लिए, लेट सोइंग के लिए, देरी से बुआई करने के लिए, लेट सोइंग में हमारी लग जाएगी 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी, 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद हम जानते हैं डिबलर से, डिबलर से, डिबलर, डिबलर, डिबलर से हमारी कितनी लगेगी, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर। इसको नॉर्मली 27 याद रख लीजिएगा, 27 किलोग्राम। ठीक है, 27 किलोग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन 27 किलोग्राम का रहता है, तो आपको 27 किलोग्राम मानना है। अब एक होता है हल के पीछे, हल के पीछे जैसे हमारा हल जा रहा है, हमारा हल जा रहा है तो उससे नाई या चोंगा बांध के कितनी सीड रेट लगती है, हल के पीछे बुआई करने से, हल के पीछे नाई या चोंगा, जो नाई या चोंगा बांधते हैं गांव में, नाई या चोंगा बांध कर बुआई, जब उस वो बांध कर बुआई करते हैं तो उसकी सीड रेट कितनी लगते हैं, करते हैं बांध कर बुआई, बुआई जब हल के पीछे नाई या चोंगा बांध कर बुआई करते हैं तो उसमें सीड रेट कितनी रखते हैं, 70 से 80 किलोग्राम। कितनी, 70 से 80 किलोग्राम, 70 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर। अब हम जान लेते हैं कि केरा और पोरा मेथड क्या है। इसी में केरा एंड पोरा, दो टर्म अक्सर पूछ लिए जाते हैं, केरा और पोरा। ये हमारी गेहूं बोने की विधि है, केरा मेथड और पोरा मेथड। जब केरा मेथड, जब हम हाथ से, जैसे हमारे आगे से बखर जा रहा है, ठीक है, वो कर रहा है जुताई, और हमें पीछे से हाथ से अगर हम सीड बोते हैं, किससे, सोइंग बाई हैंड, किससे, सोइंग बाई हैंड। जब हाथ से हम जुताई करते हैं, जब हम हाथ से जुताई करते हैं तो उसको केरा मेथड को बोलते हैं। और जब हम चोंगा या फिर क्या, चोंगा या फिर नाई से, नाई या चोंगा से बुआई करते हैं, नाई या फिर चोंगा से बुआई करते हैं, चोंगा, चोंगा जैसे फनल शेप का होता है, ऐसे ऐसे करके वो हल के पीछे लगा रहता है, और ये जाके हमारा इससे सीड गिरता है। ठीक है, तो यहाँ से सीड डाला जाता है। तो जब नाई या चोंगा से बुआई करते हैं तो उसको पोरा मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरा मेथड कहते हैं। तो अब हमने जान लिया मतलब कि इसकी सीड रेट, सीड रेट हमने गेहूं की जान ली। अब हम जीरो टिलेज की और जान लेते हैं। इसमें जब हम जीरो टिलेज करते हैं, जिसमें हम जुताई को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, तो जीरो टिलेज में कितनी सीड रेट लगती है, जीरो टिलेज,
जीरो टिलेज में हमारी सीड रेट लगती है 140 से 150 किलोग्राम। कितनी? 140 से 150 किलोग्राम। किसमें? जीरो टिलेज में 140 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। किसमें करते हैं? हमारी जीरो टिलेज में सीड रेट लगती है। अब हम देखो हेक्टेयर की बात आ गई तो हम थोड़ा बाहरी इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। जब हमारी सीड हेक्टेयर की बात आ जाती है तो हम जान लेते हैं 1 हेक्टेयर में कितना होता है। 1 हेक्टेयर में हमारा कितने एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर। इसको नोट करके थोड़ा कोने में लिख लीजिएगा। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? तुम बताओ, पता है? 1 एकड़ में जो हो मतलब 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितना एकड़? 2.47 एकड़। इसके बाद हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर? तो 10,000 स्क्वायर मीटर। 10,000 स्क्वायर मीटर मतलब 10,000 मीटर लंबा, 10,000 मीटर चौड़ा, 10,000 स्क्वायर मीटर जो है 1 हेक्टेयर में इतना एरिया होता है। ठीक है, अब 1 एकड़ में बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में, एकड़, 1 एकड़, ठीक, 1 एकड़ में कितना हमारा हेक्टेयर होता है? तो 1 एकड़ में हमारा होता है 0.04 0.4 हेक्टेयर। क्या? 0.4 हेक्टेयर। दिखाई दे रहा है दूर से? समझ में आना चाहिए। 1 एकड़ में 0.4 हेक्टेयर होता है। फिर एक बात करते हैं, 1 एकड़ में, एक एकड़ में, 1 एकड़ में जो हमारा होता है 40-48 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, 40-48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 एकड़ में गज पूछ लेता है कभी कभी। 1 एकड़ में, 1 एकड़ में कितना गज है? तो 48-40 गज स्क्वायर। कितना? गज स्क्वायर। फिर इस एक बात और पूछ लेते हैं कि 1 गज में कितना जो है फीट होता है। 1 गज, बात करते हैं 1 गज की। 1 गज में कितना फीट होता है? 1.5 फीट, 1.5 फीट। 1 गज में कितना फीट? 1.5 फीट। अब एक इंच में पूछ लेते हैं कभी, कितने सेंटीमीटर? 1 इंच में सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये जो है दोस्त एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई जा रही है, इसको आप कोने में लिख लीजिएगा। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इतनी आपको जानकारी समझ में आई? अब हम इसके बाद हम जानेंगे गेहूं की स्पेसिंग क्या है, कितनी दूरी पे गेहूं की बुआई करेंगे, स्पेसिंग। गेहूं की स्पेसिंग, स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है? तो जो गेहूं की स्पेसिंग होती है वो होती है 22.5 सेंटीमीटर। रो टू रो, प्लांट टू प्लांट नहीं, ये होती है रो टू रो, प्लांट टू प्लांट नहीं होती है, ये होती है रो टू रो। ठीक है, कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस हो गई। क्या होती है? इसकी स्पेसिंग हो गई। अब हम इसके पास जानेंगे कि इसकी जो है सोइंग डेप्थ कितनी है, क्योंकि हमें गेहूं बुवाई करनी है तो हमें ये भी तो मालूम चाहिए, होना चाहिए कि हमें जमीन के अंदर कितना डालना है इसको। अगर ज़्यादा नीचे डाल देंगे गहराई में तो वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, ज़्यादा ऊपर डाल दिए तो जो चिड़ियाँ होती हैं वो मतलब खा जाएंगी। ठीक है, तो कितनी गहराई पे डालना है गेहूं की? जो सोइंग डेप्थ है, बुआई की गहराई, सोइंग डेप्थ, बड़ा बड़ा, ओके। सोइंग डेप्थ, सोइंग डेप्थ कितनी है गेहूं की? हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के लिए, जैसे कि हमारा नॉर्मल गेहूं होता है, नॉर्मल, नॉर्मल। दोस्त मार्कर भूल गया यार बीच क्लास में, अभी तक सही चलते रहे, अचानक से मार्कर को दिक्कत हो गई। नॉर्मल डेप्थ कितनी रखते हैं इसमें? 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल डेप्थ रखते हैं। फिर इसके बाद हमारी आ जाती है ड्वार्फ वैरायटी। कौन सी? ड्वार्फ, ड्वार्फ वैरायटी। जितनी भी ड्वार्फ वैरायटी होती है उसमें हम 4 से 5 सेंटीमीटर पर गहराई करते हैं, बुआई करते हैं।
4 से 5 सेंटीमीटर पर ड्वार्फ वैरायटी में। अब हमारी जीन पे, जैसे कि हमारी सिंगल जीनी है, डबल जीनी है, ट्रिपल जीनी है, जब हम जीन की बात करते हैं तो हमारी जीनी वाली वैरायटियों में, जैसे कि हमारे एक जीनी सिंगल, एक जीन वाली सिंगल जीन वैरायटी, एक जीन वाली वैरायटियों में कितनी डेप्थ रखते हैं, तो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। कितनी? 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। अब दो जीन वाली बात कर लेते हैं। जैसे हमारी भीट की वैरायटी है दो जीन वाली, डबल जीनी वैरायटी, ठीक है, डबल जीन वाली वैरायटी है, डबल जीन वाली है, तो उसमें कितनी डेप्थ रखते हैं हम डबल जीन वाली में? 4 से 5। कितनी 4 से 5 रखते हैं, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई रखते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 जीन वाली, जैसे हमारी 3 जीनी है, क्या 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 होती है? एक जीन वाली, दो जीन वाली, 3 जीन वाली। तो हमारी जो 3 जीन वाली वैरायटी है, 3 जीन वाली वैरायटी, सो इसमें रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर। कितनी? 3 से 4 सेंटीमीटर। ये सोइंग डेप्थ है। जैसे कि ये हमारी जमीन है, इसके नीचे कितनी नीचे हमें गहराई में बुआई करनी है, ये होती है सोइंग डेप्थ। एक बात कर लीजिए सिंचित दशा के लिए, सिंचित, जैसे कि हमारी भूमि सिंचित है, तो उस टाइम पे हमें कितनी गहराई पे गेहूं बोना चाहिए? तो हमेशा हमें जो गेहूं की जो गहराई रखते हैं वो 5 सेंटीमीटर से कम रखते हैं, इतना याद रखिएगा। इससे ज़्यादा गहरा नहीं बोएंगे अगर हमारा सिंचित एरिया है, ठीक है। इतना जानने के बाद हम जानेंगे इसमें इरिगेशन कौन कौन सी है। इरिगेशन के बारे में जान लेते हैं। हमारी गेहूं में नॉर्मली 6 इरिगेशन लगती हैं, लेकिन फिर जितनी अवेलेबल हो जाए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली 6 इरिगेशन चाहिए गेहूं के लिए। अब कोई पढ़ेगा या बोलेगा देखो कि कैसा पढ़ा रहा है, 6 इरिगेशन चाहिए गेहूं, और गांव में इतनी इरिगेशन तो मिलती नहीं है। तो भाई मेरे गेहूं में 6 इरिगेशन लगती है किताब के हिसाब से, ठीक है। आपके पास जितनी अवेलेबल है आप उतनी दीजिएगा, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कितनी की इरिगेशन, सिंचाई कितनी लगती है गेहूं में? 6 इरिगेशन इन व्हीट। सिंचाई गेहूं में कितनी सिंचाई? 6। कौन कौन सी स्टेज पे? पहली होती है सीआरआई स्टेज, जिसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन या फिर शिखर जड़ बनते समय, शिखर जड़। आप कोई हर पूरी 6 सिंचाई भूल जाइए, 5 भूल जाइए, लेकिन ये मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंचाई, ये इस अवस्था में सिंचाई करना बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारी, पहली होगी सीआरआई स्टेज, दूसरा होती है हमारी टिलरिंग स्टेज। सीआरआई स्टेज, टिलरिंग स्टेज, सीआरआई टिलरिंग। फिर होती है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, चौथी होती है हमारी फ्लावरिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग के बाद फ्लावरिंग स्टेज, कौन सी? फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज के बाद होती है हमारी पॉड फिलिंग, जिसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं। कौन सी? मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था, मिल्किंग स्टेज। फिर होती है छठवीं हमारी डफ स्टेज या फिर मैच्योरिटी स्टेज या ग्रैंड फिलिंग स्टेज, इसको बोलते हैं ग्रैंड फिलिंग स्टेज। इसी को डफ स्टेज बोल देते हैं, डफ स्टेज, ठीक। ये हमारी मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, क्रिटिकल होती है, क्रिटिकल फॉर इरिगेशन के लिए कौन सी है? क्रिटिकल। ये है हमारी सीआरआई स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। कितने दिन पे सिंचाई करनी चाहिए? 21 दिन पे नॉर्मली, लेकिन कितने से कितने? 21 दिन पे हमें नॉर्मली सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। कितने दिन पे? 21 डेज पे, 21 डेज में सिंचाई। अब होती है हमारी टिलरिंग स्टेज पे 40 से 45 दिन पे सिंचाई करते हैं। कितने दिन पे? 40 से 45 डेज पे सिंचाई करते हैं। फिर उसके बाद होती है हमारी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज में एक जो सीड होता है उससे कई सारे टिलर निकलते हैं, उसको टिलरिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, उसमें ज्वाइंट बनते हैं, ठीक है। तो लेट ज्वाइंटिंग है 60 से 65 दिन पे डेज। कितने दिन पे सिंचाई करनी है? 60 से 65 दिन पे सिंचाई करनी है। फिर होती है फ्लावरिंग स्टेज में 80 से 85 दिन पे सिंचाई करते हैं। कितने दिन पे? 80 से 85 डेज पे,
डेज पे सिंचाई करते हैं। बुआई से बात कर रहा हूँ, बुआई के 80 से 85 दिन पे फ्लावरिंग स्टेज पे सिंचाई करते हैं। फिर होती है मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज पे सिंचाई करते हैं 100 से 105 दिन पे। कितनी? 100 से 105 डेज पे, डेज आफ्टर सोइंग, कितने दिन पे? 100 से 105 दिन पे। फिर होती है ग्रैंड फिलिंग, ग्रैंड फिलिंग में होती है 115 से 120, 115 से 120 डेज पे बुआई करते हैं। एक बार भाई कैमरा देख लो दोस्त, आ रहा हूं फिर, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे, इरिगेशन हो गई हमारी। अब हम जानेंगे इरिगेशन, रुक जाओ यार मिटाना नहीं था। चलो कौन कौन सी थी? फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग के बाद मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग, मिल्किंग के बाद ग्रैंड फिलिंग, ग्रैंड फिलिंग। ये कितने दिन पे, ये कितने, ये जो थी 100 से 105 डे पे, और ये थी 115 से 120 दिन पे, ठीक है। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे, जैसे कि हमारे पास एक इरिगेशन अवेलेबल है, कितनी? एक सिंचाई अवेलेबल है, एक सिंचाई, एक सिंचाई। हमारे जैसे खेत में सिंचाई की सुविधा नहीं है, बस हम, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम एक, सिर्फ एक सिंचाई दे पाएंगे गेहूं में, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। तो एक सिंचाई अवेलेबल होने पे हम किस अवस्था पे, इसमें से किस अवस्था पे सिंचाई दे दें जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा लॉस ना हो और हमें हमारी फसल भी बनी रहे, तो वो है हमारी CRI स्टेज। कौन सी? एक सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI अवस्था में सिंचाई करें, CRI स्टेज पे सिंचाई करें, ठीक है। एक सिंचाई उपलब्ध होने पर किस स्टेज पे? CRI स्टेज पे सिंचाई करें। अगर हमारे पास दो सिंचाई उपलब्ध हैं, दो सिंचाई, दो इरिगेशन, अगर 6 उपलब्ध है तो भाई गेहूं की उपज के बल्ले बल्ले, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर हमारे पास दो सिंचाई उपलब्ध है तो किस किस स्टेज पे? CRI पे करते हैं। किस पे करते हैं? CRI पे करते हैं और फ्लावरिंग पे करते हैं। किस पे? CRI पे और फ्लावरिंग पे। पहली करते हैं CRI पे। CRI देखो किसी में नहीं छूटेगी, CRI बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, CRI स्टेज पे। और दूसरी है, दूसरी कौन सी है? फ्लावरिंग स्टेज। कौन सी? फ्लावरिंग स्टेज, CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। अगर हमारे पास तीन सिंचाई उपलब्ध है, कितनी? तीन सिंचाई, तीन सिंचाई उपलब्ध है। तीन सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन कौन सी? पहली हम करेंगे CRI स्टेज पे, तीन सिंचाई उपलब्ध होने पर। दूसरी हम करेंगे लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पे, और तीसरी करेंगे मिल्किंग स्टेज पे। कौन सी? CRI स्टेज, CRI स्टेज पे। CRI स्टेज के बाद हम दूसरी करेंगे लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। दूसरी किस पे? लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, या इसको नॉर्मली ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं, ज्वाइंटिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। और तीसरी हम किस में करेंगे? हमारी मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज। ये हमारी तीन सिंचाई उपलब्ध होने पर करते हैं इस स्टेज पे, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हमारी टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है वीट की, कि हमारी जो है वीट को कितना पानी चाहिए। बात कर लें कि हमने कहा छः सिंचाई दे दो, लेकिन पानी भी तो एक होगा कि मतलब वीट को कितना पानी चाहिए, गेहूं को कितना पानी में पूरा हो जाएगी पूरी क्रॉप। तो वाटर रिक्वायरमेंट, जिसको वाटर रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट। गेहूं की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? तो ये है 450, 450 से 650 मिलीमीटर। इसको बोलते हैं 45 से 65 सेंटीमीटर। इतनी पानी की भैया इसको सप्लाई होनी चाहिए। अब हम जानते हैं इसमें बेस्ट मेथड कौन सा है सिंचाई के लिए, गेहूं में बेस्ट मेथड कौन सा है सिंचाई के लिए? तो वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन, बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन। बेस्ट मेथड है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। कौन सा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो है हमारा बेस्ट मेथड है इरिगेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार की, जल्दी जल्दी निपटाना है भाई, फिर भी टाइम तो लग ही रहा होगा। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड हो गया। अब हम जाने थे खरपतवार इसमें कौन कौन से लगते हैं। खरपतवार मतलब बीट, क्या? वीड वीट नहीं, वीड, ठीक है। खरपतवार, वीड, वीड, खरपतवार। इसमें एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट खरपतवार है जिसका मेन मुख्य खरपतवार है। इसका मुख्य खरपतवार कौन है? मुख्य वीड। इसका है मुख्य खरपतवार फेलरिस माइनर, गेहूं का मामा बोलते हैं जिसको, गेहूं
भाई देखो, गेहूं का मामा, गेहूं का मामा, जानते हो गेहूं के मामा को? ये है इसका गेहूं का मुख्य खरपतवार। इसके अन्य नाम भी जान लेते हैं गेहूं के मामा की, और क्या क्या नाम है इसका। देखो, एक कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम होता है फेलरिस माइनर। क्या है? फेलेरिस, फेलेरिस माइनर, फेलरिस माइनर इसका एक साइंटिफिक नेम है। दूसरा इसको बोलते हैं गुल्ली डंडा। क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मंडूसी। क्या बोलते हैं? मंडूसी, मंडूसी। और इसी को और नाम बोल देते हैं इसको गेहूंसा। गेहूंसा, देखो कितने नाम है इसके, इतना तो भाई किसी का नाम नहीं होगा जितना इसका है। गेहूंसा इसका साइंटिफिक वो और दूसरा नाम है। अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। इसका नियंत्रण, जैसे हमारे यहाँ गेहूं ये हो गया, खरपतवार हो गया, जैसे कौन सा? गेहूं का मामा। तो इसका नियंत्रण किससे करते हैं? नियंत्रण, नियंत्रण पहले करते थे इसका नियंत्रण सल्फो वो आइसोप्रोटियोरान से। आइसो, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि ऑप्शन दे देंगे और आइसोप्रोटियोरान दे देते हैं, तो ये भी लगाना रहता है। आइसोप्रोटियोरान से, आइसोप्रोटियोरान ये वीडीसाइड है, ठीक है। आइसोप्रोटियोरान से करते थे पहले इसका नियंत्रण। लेकिन एक जो एस के मलिक थे, इन्होंने हिसार में बताया कि जो गेहूं का मामा है इसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। गेहूं का मामा इसके प्रति रेजिस्टेंस थी, किसने बताया? एस के मलिक ने। एस के जो मलिक थे, ये साहब थे कहाँ के? इन्होंने कहाँ बताया था? हरियाणा, हिसार, हिसार हरियाणा में बताया था कि जो एस के मलिक ने बताया कि जो गेहूं का मामा है किसके प्रति रेजिस्टेंट हो गया है? सल्फोसल्फ्यूरान के प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। जिस कारण वहाँ पे कौन सी, नॉर्मली पंजाब और हरियाणा साइड पे सल्फोसल्फ्यूरान का यूज करने लगे। सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान का यूज कहाँ करने लगे? पंजाब हरियाणा साइड करने लगे, ठीक है। पंजाब हरियाणा साइड सल्फोसल्फ्यूरान की 25 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर, 25 ग्राम मात्रा पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करने लगे। किसको कंट्रोल करने के लिए? गेहूं के मामा को कंट्रोल करने के लिए। और कितने दिन पे करते हैं? 20 से 32 से 35 दिन बाद देश पे इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, गेहूं के मामा को। अब हम जानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्शनल वीड क्या है। गेहूं का मामा हो गया मैन वीड, अब होता है ऑब्जेक्शनल वीड। एक होता है ऑब्जेक्शनल वीड, ऑब्जेक्शनल वीड। जब हम वीड का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्त, तब इसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि ऑब्जेक्शनल वीड क्या होते हैं, नॉक्सियस वीड क्या होते हैं, सैटेलाइट वीड क्या होते हैं। ये सब हम वीड के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो ऑब्जेक्शनल वीड होता है वो अलग करने में, जैसे कि हम ऑब्जेक्शनल वीड क्या है, हमारे गेहूं में कोई खरपतवार लगा, उसको हम अलग करने में बहुत दिक्कत हो, उसके सीड भी है हमारे गेहूं के साथ मिल जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, सेपरेट करने में बहुत मुश्किल होता है। अगर हमारे गेहूं के साथ वो उगाया है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं। जैसे कि कासनी, एक होती है कासनी, चिकोरियम इंटाइवस, कासनी। कासनी का साइंटिफिक नेम क्या है? चिकोरियम इंटाइवस। ये किस में हमारी होती है? बरसीम में। किस में? कासनी किसका वीड है? ऑब्जेक्शनल वीड बरसीम का, बरसीम का। बरसीम किस ऋतु की फसल है दोस्त? रवि की, याद रखिएगा। कासनी हो गया। इसके बाद होता है आर्जिमोना मैक्सिकाना, सत्यानाशी, जिसको सत्यानाशी बोलते हैं, सत्यानाशी। इसका साइंटिफिक नेम है आर्जिमोना मैक्सिकाना, सत्यानाशी। ये किसका है? सरसों का। किसका? सरसों का जो है ऑब्जेक्शनल वीड है। सरसों में अगर ये हो गया तो भाई अलग करना बहुत पसीने निकाल देगा, मेरी तरह, जैसे अभी मेरे निकल रहे हैं। इसी तरह कासनी का, अगर कासनी जो है बरसी में मिल गई तो भाई पसीने निकाल देगा, सीड अलग नहीं होगा। इसके बाद हम करते हैं जैसे कि अवेना फटुआ, जंगली जई होती है, वो नॉर्मल जई में मिल जाती है तो दिक्कत कर जाती है। हमें मेन चीज़ है जानना वीट के बारे में। तो हमारी जो वीट में कौन सा होता है? वीट, वीट गेहूं में, गेहूं में हमारा जो है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनल वीड है, जो हमारे वीट को नुकसान पहुंचाता है, वो है हमारा हिरनखुरी। कौन है? हिरनखुरी, जिसको बोलते हैं हिरनखुरी, हिरनखुरी, हिरनखुरी। इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्नवोल्वुलस अर्बेंसिस। क्योंकि हम वीट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। कॉर्नवोल्वुलस, कॉर्नवोल्वुलस अर्बेंसिस, अर्बेंसिस, कॉर्नवोल्वुलस अर्बेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो अगर हिरनखुरी हमारे खेत में हो गई, आप देखते होंगे, विंड वीड बोलते हैं इसको। ये हमारे गेहूं में कोई क्रॉप, हमने गेहूं लगा लिया, उसमें हरियाली
नॉर्मल भाषा में हरियाली बोलते हैं, जो कि गांव की महिलाएं लेने जाती हैं, गठरी बांध बांध के लाती हैं खोपड़ी में रख के। तो इसको वो किसको वो क्या ले आती हैं, वो हिरन खुरी लाती हैं, नोच नोच के वीट से निकलेंगे, बहुत जबरदस्ती वीट को पकड़ेंगी। अब महिलाएं हमारे गाँव की निकालेंगे, निकल तू निकल, हम तुमको ले जाएंगे और अपनी भैंस को खिलाएंगे, भैंस जिससे दूध ज्यादा देगी। तो किसको लेके आती हैं, हिरन खुरी को लेके आती हैं, किसको, हिरन खुरी को। इसको हरियाली बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, हमारे गांव की देहाती लैंग्वेज में हिरन खुरी होती है। वीट का जो है ऑब्जेक्शनल वीड है, ठीक है, कॉर्नबोल बोलस इसका साइंटिफिक नेम है। इतना जानने के बाद हम एक ये जान लेते हैं हैरिबल वीड। कौन सा, हैरिबल वीड, एक हैरिबल वीड होता है, हैरिबल वीड, हैरिबल, हॉरिबल वीड जो है, हॉरिबल वीड है हमारा सोरघम हेल्पेंस, सोरघम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस हमारा है हॉरिबल वीड। इसके बाद है हमारा सैटेलाइट वीड। कौन सा, सैटेलाइट वीड, सैटेलाइट वीड। सैटेलाइट वीड क्या होता है, आप जानते हैं सैटेलाइट वीड के बारे में? सैटेलाइट वीड के बारे में जानते हैं? सैटेलाइट वीड होता है कि इसकी तरह दिखे सेम टू सेम, इसकी तरह सेम हाइट हो, क्या हो, इसकी तरह सेम हाइट हो, किसकी तरह, गेहूं की तरह, हमारी किसी भी क्रॉप की तरह, अगर उसकी सेम हाइट हो, सेम हाइट, अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो रहा है, सेम टाइम पे, जैसे कि हमारा गेहूं जिस टाइम पे पकेगा उस टाइम पे ये भी पकेगा, सेम टाइम मैचुरेशन, सेम टाइम मैचुरेशन। और इसके जो सीड होते हैं, इसके जो क्या होते हैं, सीड, इसके सीड होते हैं, बीज, सीड सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं, समान होते हैं, बीज कैसे, हमारी मेन क्रॉप के समान, सीड सिमिलर, सिमिलर टू मेन क्रॉप। इसके सीड कैसे होते हैं, हमारी मेन क्रॉप जो हमारी ओरिजिनल फसल होती है उसके समान ही हमारा जो होता है इसका सीड सेम होता है। इसके बाद एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, हमारे एक तो गेहूं का मामा हो गया और अबेना फटुआ हो गया। कौन हो गया, गेहूं का मामा और अबेना फटुआ। यहाँ को देखो, वहां को नहीं, नींद आने लगी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, अभी समझा भी रहा हूँ। देखो बीच क्लास में अभी हंसी मजाक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हंसी मजाक थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद करना किसी का अच्छा नहीं रहता है ना, तुरंत तुरंत क्लास खत्म करो। कौन है गेहूं का मामा, गेहूं का मामा कौन है, वो सैटेलाइट वीड है। किसका, सैटेलाइट वीड है गेहूं का। अब एक होता है अबेना फटुआ, जो कि ये उसका अबेना ओट का, ठीक है, वाइल्ड जो है अबेना फटुआ होता है, जो कि हमारे वीट में ही नहीं होता है, वो ओट का होता है। गेहूं का मामा है सैटेलाइट वीड। अब हम इसके बारे में जानेंगे मिमिक्री वीड क्या होता है। मिमिक्री वीड, मिमिक्री वीड, मिमिक्री वीड में क्या होता है कि इसको बोलते हैं नकलची खरपतवार। ये नकल करता है, जैसा कि हमारी मेन क्रॉप होती है वैसे ही ये उसकी नकल करता है, उसको बोलते हैं मिमिक्री वीड। मिमिक्री वीड भी हमारा कौन है, फेलेरिस माइनर, गेहूं का मामा, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर जो है जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं वो हमारा मिमिक्री वीड भी है। हमारा वीड कंप्लीट हो गया। अब हम वीड को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो हमारा जैसे कि हमने इसको कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोटीरान पढ़ा, सल्फोसल्फ्यूरान पढ़ा, ऐसे हमारा चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार होता है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार, ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। जैसे हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है हमारे खेत में, तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हमारे एक हर्बिसाइड आता है 2,4-D। कौन सा, 2,4-D। इसका पूरा नाम जान लेते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। किसका है, 2,4-D का केमिकल नेम है, ठीक है। अब जो 2,4-D होता है ये किसके लिए है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। लेकिन एक हमारा सेज होता है, सेज जिसको मोथा बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस, वो चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नहीं होता है, वो नैरो लीफ होता है, उसकी जो है चौड़ी पत्ती नहीं होती, लेकिन वो भी 2,4-D से कंट्रोल हो जाता है। तो क्या है, 2,4-D से एक चीज और कंट्रोल हो जाती है, 2,4-D से हमारा एक सेज है, सेज, कौन, साइप्रस रोटंडस मोथा,
मोथा, मोथा, मोथा जो होता है उसको नट ग्रास भी बोलते हैं। मोथा को क्या बोलते हैं? नट ग्रास, नट ग्रास। मोथा जो होती है नट ग्रास, ये किससे कंट्रोल हो जाती है? 2,4-D से। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है साइप्रस रोटंडस। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैं टाइम देख लूं कितना लंबा हो गया है हमारा वीडियो। अगर ज्यादा लंबा नहीं होगा तो अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो लंबा हो गया है। अब हमें पढ़ना है क्या? लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा, उसमें हम वैरायटी पढ़ेंगे। वैरायटी के बाद हम उसकी डिजीज पढ़ लेंगे, इंसेक्ट पढ़ लेंगे। हमारा वैरायटी मैथ मोस्ट जो बची है, वैरायटी बची है, जिसको हम नेक्स्ट तीसरे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी व्हीट क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों यकीन मानिएगा, मैं इस जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचेंगे वो भी कवर कर लेंगे। हमारी इन 3 क्लासों के बाद व्हीट से, गेहूं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे वो हमारा सभी के सभी कंप्लीट मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ के देख लीजिएगा, अगर व्हीट से क्वेश्चन आया, अगर वो नहीं आपको मिला तो मेरी ये क्लास मत देखना फिर कभी। ठीक है, आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।